पिछली बार जो हमने आपको वित्तीय विश्लेषण या वित्तीय विवरणों के जो विश्लेषण के बारे में बताया था कि कौन कौन सी जो तकनीक हैं वो वित्तीय विश्लेषण के रूप में काम आती हैं, और वित्तीय विश्लेषण के रूप में ये तकनीक किस प्रकार से एक जो कंपनी है या जो ऋण देने वाला है उनकी, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स हैं और हमारे संस्था के मैनेजर्स हैं, इनकी किस प्रकार से मदद करती है और किस प्रकार से ये इनको जो लाभदायक हो सकती है। तो इन्हीं तकनीकों के संदर्भ में जो हमने आपको पिछली बार बताई थी, अनुपात विश्लेषण को हम लेते हैं। अनुपात विश्लेषण से अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात क्या है। तो अनुपात को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अनुपात जो है, दो जो संख्याएं होती हैं उनका एक गणितीय संबंध होता है। और गणितीय संबंध यानी कि दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं में आपस में क्या गणित का संबंध हो सकता है कि वो कितना दुगना है, चौगुना है, आधा है, इसका ये क्या संबंध है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो इसको हम अनुपात कह सकते हैं। अनुपात को सामान्यतः जैसे हम कह सकते हैं कि भाई प्रतिशत के रूप में, यानी कि जैसे 40%, यानी 40 और 100 का जो है हमने बता दिया कि भाई 100 जो है उसका 40 जो है 40% होता है। इसी तरह से दुगना के रूप में बता सकते हैं। और तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिनके रूप में हम कह सकते हैं कि भाई प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 40%, 70%, 100 और 70 का मतलब 70%। और इसी तरह से हम 5 और 20 का भी कह सकते हैं। 5 जो है 20 का कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है। इसी तरह से हम दर के रूप में भी ले सकते हैं, 5 बार, 2 बार। जैसे कि हम ये कहें कि भाई 5 जो है 10, और में क्या संबंध है कि भाई 5 का 10 2 गुना है। ठीक है जी। जैसे 100 और 300, 100 300 का जो है 1/3 है, या ये कह सकते हैं कि जो 300 है 100 का 3 गुना है। इसी तरह से भागफल के रूप में बता सकते हैं, जैसे कि 2:1। इसका मतलब यह है कि कोई जैसे 10 और 25 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1:2.5। या जैसे मान लीजिए 400 और 300 है तो हम कह सकते हैं 4:3। यानी ये इस तरह से हम भागफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से वाक्यांश के रूप में से जैसे कि 2:4:1, यानी कि 1 के लिए 2। जैसे कि आप देखते हो ज़्यादातर जो सेल वगैरह लगती रहती है वो बताते हैं 3 में 4 फ्री, 3 के बदले 4 लीजिए, यानी 3 के पैसे दीजिए और 4 वस्तुओं लीजिए, 443। ठीक है। अब ये अनुपात का जो है, ये हमारे वित्तीय विश्लेषण में क्या महत्व है, या वित्तीय अनुपात किनको कहते हैं अपन। तो सामान्यतः हमने दो प्रकार के वित्तीय विवरण देखे हैं, एक तो लाभ हानि खाता और दूसरा हमारा चिट्ठा, जिसे कि हम जो है स्थिति विवरण भी कहते हैं। तो जब एक संख्या वित्तीय जो संख्या है वो लाभ हानि खाते से हो और दूसरी संख्या चिट्ठे से हो, और इन दोनों के बीच में कोई संबंध ज्ञात करें तो ये वित्तीय अनुपात है। इसी तरह से अगर लाभ हानि खाते के दो जो कोई मद हैं, जैसे कि लाभ हानि खाते में प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है, और लाभ हानि खाते में जैसे कि परचेज होती है, और जो है टोटल खर्चा होता है कि भाई कितना हमने टोटल खर्चा करा है, तो इनका अनुपात देखें। या जैसे मान लीजिए हम टोटल खर्चे में मजदूरी का जो है अनुपात देखें। इसी तरह से हम जैसे मान लो सेल्स में जो है सेल्स ऑफ रिटर्न जो है, रिटर्न ऑफ सेल्स है, उसका अनुपात देखें। तो ये जो है जब एक ही मतलब यानी कि जो हमारी वित्तीय मदें हैं वो दो अलग अलग विवरण से भी हो सकती हैं और एक विवरण से भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का जैसे हमने भी आपको बताया। इसी तरह से जो है
इसी तरह से हम दूसरी जो है, जैसे कि चिट्ठी के बारे में भी कह सकते हैं कि जो स्थिति विवरण है कि भाई हमारी स्थिति विवरण में करंट असेट्स टोटल असेट्स का कितना हिस्सा है। तो यानी एक हो गया कुल असेट्स और एक हो गया जो है चालू संपत्तियां और कुल संपत्तियां। इसी तरह से हम कह सकते हैं भाई जैसे एक हो गया हमारी कुल संपत्तियां और दूसरा हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि दोनों मदे जब चिट्ठे से ली जाए, यानी तो वित्तीय अनुपात में क्या हो सकता है कि जब दोनों मदें भिन्न भिन्न वित्तीय विवरणों से हों या जब दोनों मदें एक ही विवरण से हो और इनके बीच में अगर हम कोई अनुपात याद करते हैं, कोई रिलेशन याद करते हैं, तो ये वित्तीय अनुपात कहा जा सकता है। तो आपने देखा कि वित्तीय अनुपात जो है वो उनका क्या ज्ञात करने का तरीका है और इनका अर्थ क्या होता है। अब हम आगे लेते हैं वित्तीय विश्लेषण के जो है में अनुपात विश्लेषण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, कि अनुपात विश्लेषण किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना जो है ज़रूरी होता है। तो एक होता है सापेक्षिक अध्ययन। तो जैसे कि हम 1 साल 2 साल के बीच में अगर मान लीजिए तुलना करें और ये कहें कि साहब पिछले साल जो है हमें जो बिक्री पर 25% प्रॉफिट हुआ और इस साल जो हमें बिक्री पर वो 28% प्रॉफिट मिला है। तो ये इस तरह का जब हम सापेक्षिक जो है वो अनुपात याद करते हैं, मतलब सापेक्षिक जो पता करते हैं रिलेशन, एक दूसरे के रिलेशन में कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये इसके लिए अनुपात विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है या महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि भाई दो संस्थाओं का तुलना करना, कि भाई दो संस्थाओं की तुलना करना या एक ही संस्था के दो विभागों की तुलना करना कि भाई किस में जो है जो वित्तीय खर्च ज़्यादा हो रहा है, किस में कितना बजट है, कौन अपने बजट का जो है वो अच्छा यूज़ कर रहा है, किसने अभी जो पर्टिकुलर टाइम तक अपने बजट का इतना यूज़ कर लिया, किसने अपने बजट का कितना कम यूज़ किया। दोनों की एफिशिएंसी, दो विभागों की एफिशिएंसी जांचने के रूप में भी हम ये सापेक्षिक अध्ययन कर सकते हैं। अगला है संक्षिप्तीकरण। तो हमेशा क्या होता है कि जो आंकड़े होते हैं वो बड़े फैले हुए होते हैं और बड़े सारे ढेर में होते हैं, तो उन आंकड़ों को हम सेटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे। जैसे कि हम देखें कि जो बैलेंस शीट है उसमें कई प्रकार की असेट्स होती हैं, तो हम उनको दोनों दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो फिक्स असेट्स और दूसरी करंट असेट्स। तो ये एक तरह का संक्षिप्तीकरण होगा, जबकि असेट जो चिट्ठी में बहुत सारी असेट्स होती हैं तो उनको दो भागों में बांट कर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह से लाभ हानि खाता है, लाभ हानि खाता में विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को हम भी बांट सकते हैं कि भाई जो वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिक्स्ड एक्सपेंसेस, या दो भागों में बांट लें, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से यानी कि जब आंकड़ों का हम जब एक एक समूह बना लेते हैं या उनका संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो फिर ये जो है अनुपात विश्लेषण है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसका यानी एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि हम इनका संक्षिप्तीकरण कर लें। अगला है व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण। तो व्यावसायिक क्रियाएं जैसे बिक्री है, खरीद है, प्रोडक्शन है, सेल है, ये जो विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाएं हैं इनका हम विश्लेषण भी करते हैं कि भाई जब विश्लेषण करते हैं तो फिर हमको अनुपात विश्लेषण ही करना होगा कि भाई कितना परसेंटेज जो प्रॉफिट आया, कितना परसेंट इंक्रीज रहा, कितना परसेंट जो है वो बचते की या हमारी एफिशिएंसी है, या हम कितने परसेंट की एफिशिएंसी पर हम हमारी फर्म को चला रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी मान लीजिए हमारी 1 लाख यूनिट की है और हम मान लीजिए 40,000 यूनिट बना रहे हैं, तो इसका मतलब 40% कैपेसिटी पर काम करा। तो यानी कि जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं जो व्यवसाय में हैं उनका जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये अनुपात विश्लेषण के द्वारा ही अच्छी तरह से होता है। अब आगे लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुपात विश्लेषण की उपयोगिता। यानी कि अनुपात विश्लेषण जो है एक जो व्यावसायिक फर्म में किस प्रकार से, या ये एक हमारे जो है क्रेडिटर्स है, हमारे बैंकर्स है, उनके लिए किस प्रकार से जो है मदद करता है, उनके लिए इसका क्या महत्व है। तो पहला है प्रवृत्ति स्पष्ट करना। तो जो भी हमारे जैसे फाइनेंसर हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, उनको ये बताता है भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर कि भाई इनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है या धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है,
या जैसे जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बिक्री बढ़ती है, यानी कोई भी चीज़ जो व्यवसाय की क्रिया है उसका जो ट्रेंड जो है वो पता करना ज़रूरी होता है। तो आपको पता है जो ग्रोइंग ट्रेंड है वो इसका मतलब बिजनेस आगे जाके बड़े बनेंगे, उनके लिए और नई नई व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। एक डाउन ट्रेंड है, यानी कि धीरे धीरे बिजनेस एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है, तो इसका मतलब यानी कि कई सालों का जो हम जब अनुपात देखते हैं तो उससे हमें उसका ट्रेंड पता चलता है, और ट्रेंड के आधार पर ही जो है भविष्य के डिसीजन होते हैं कि भाई ये जैसे किसी मान लो हमारे पास कई वस्तुएं बनाते हैं हम, अब कोई वस्तु की बिक्री धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस है अल्टीमेटली हमें बंद करना पड़ेगा, और ये ट्रेंड से ही पता लगता है। और ट्रेंड में जैसा कि मैंने बताया 10 साल का 5 साल का ऐसा हम देखते हैं। परिवर्तन स्पष्ट करना, तो जो दो आंकड़े होते हैं, दो जो क्रियाएं होती हैं उनमें अगर हम वित्तीय संख्या के हिसाब से देखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कोई परिवर्तन छोटा मोटा है या बड़ा है। तो इसके लिए फिर हमको जो है परसेंटेज और अनुपात की पालना करनी पड़ती है। जैसे कि हम 4 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं और चारों प्रकार के प्रोडक्ट में देखते हैं कि कौन सा जो प्रोडक्ट है उसमें जो है बिक्री की स्पीड ज़्यादा है, कौन से में कम है। मानक निर्धारण करना यानी स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं हम, वो भी अनुपात के हिसाब से ही सेट होता है भाई कि 4% प्रॉफिट लेना है कि 10% प्रॉफिट लेना है। प्रभावी नियंत्रण, तो इसके आधार पर जो ऊपर बातें हमने बताई है, इससे हमारा जो प्रबंधक हैं उनका जो दूसरे लोग लोग के जो लोअर लेवल के जो प्रबंधक हैं या जो हमारे कर्मचारी हैं उन पर उनका डेविएशन पता लगता है, तो इससे कंट्रोल करने में सुविधा रहती है। कार्य कुशलता की तुलना, तो दो जो लोग हैं उनकी कार्य कुशलता की तुलना हम पता कर सकते हैं कि भाई किसने, जैसे हमारे मान लीजिए पूरे इंडिया में सामान बिकता है, तो हमने ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट 4 रीजन बना रखे हैं, तो चारों में हम देख सकते हैं कि किसकी बिक्री में इजाफा कितना परसेंट ज़्यादा है, किसकी में कम है, तो इससे हम तुलना कर सकते हैं। और बिक्री की आगे पिछले के साल और अगले के सालों से तुलना कर सकते हैं। बिक्री की महीनों में भी तुलना कर सकते हैं कि कौन से महीने में बिक्री तेज़ है, कौन से में कम है। एक रूपता बनाए रखना, तो इसमें भी ये जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, उनमें एक रूपता बनाए रख सकते हैं। अब लेते हैं अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। तो सीमाएं से मतलब है कि अनुपात विश्लेषण जो है वो एक टूल है, और उसका हम किस तरह से अच्छी तरह यूज़ ले सकते हैं वो हम पर डिपेंड है। अनुपात विश्लेषण खुद कुछ करने वाला नहीं है, खुद कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, उसके आधार पर हम कोई जो है वो कोई निष्कर्ष निकालें, उस पर डिसीजन लें। तो ये हम जो अनुपात विश्लेषण है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं। एक अकेला अनुपात का कोई महत्व नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई हमने निकाल लिया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो अब इसका क्या मतलब है, जब तक हम गई साल से तुलना नहीं करें और दूसरी संस्थाओं से तुलना नहीं करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा अनुपात जो है वो समूहों के रूप में कई एक अनुपात की बजाय 2-4 अनुपात हैं, वो वही कोई अच्छी स्थिति या मतलब क्लियर स्थिति बता सकते हैं। अगला लेते हैं हम इसमें जो है वो निर्वचन के लिए साधन। तो ये मैंने जैसे पहले बताया, यानी ये इंटरप्रिटेशन का एक साधन है जो कि आपको बताता है कि भाई आप कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं। कोई ये इसके द्वारा कोई ये उपकरण नहीं है, बल्कि एक जो है हमारा एक वो है कि इंडिकेटर है कि भाई ये इंडिकेशन देता है। झूठे दिखाओ, जैसे मान लीजिए कि कई बार जो है वो हमारे वित्तीय विवरणों में कई चीज़ें जो है झूठ होती है, तो उनको ये नहीं पकड़ सकता है, ये तो केवल उनका विश्लेषण कर सकता है। अगला है समस्या की गुणात्मक, तो यानी कि ये एक गणितीय अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पर जो है कोई वस्तु में गुणात्मक अभाव है या कर्मचारी में गुणात्मक कमी है, इन चीज़ों का अध्ययन नहीं करता है, केवल संख्याओं का जो है वो निर्वचन करता है। अगला है लेखांकन की सीमाएं। तो जैसे ये मैंने बताया आपको, लेखांकन अकाउंटेंट्स के द्वारा तैयार किए गए विवरणों की व्याख्या करता है। अकाउंटेंट ने अगर विवरण में अच्छी तरह विवरण नहीं बनाए हैं, उसमें कोई बेसिक गलती है, तो उनकी बारे में ये कुछ नहीं बताएगा। तो ये जो लेखांकन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी प्रभावित होता है।
उचित प्रमापों का अभाव। तो उचित प्रमाप से मतलब है कि जो इसके बारे में जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं अनुपात के बारे में, कि भाई प्रॉफिट 4% अच्छा है कि 10% अच्छा है, ये कोई इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला लेते हैं भूतकाल के आधार पर। तो एक जो कंसेप्ट चल रहा है कि भी भूतकाल तो गुजर गया, उसमें जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, अब वर्तमान में अच्छी नई परिस्थितियां हैं, तो नई परिस्थितियों के हिसाब से नए तरह का डिसीजन होना चाहिए। भूतकाल के आधार पर कोई चीज़ चले, जैसे मान लीजिए भाई अब कोरोना काल चल रहा है मान लीजिए, तो इसमें भूतकाल में तो पहले अच्छी बिक्री थी, अब इसमें क्योंकि लोग घरों से ही नहीं निकल रहे हैं तो बिक्री कम हो गई। तो यानी कि भूतकाल के आधार पर अगर हम बजट तय करेंगे तो डेफिनेट रूप से सही नहीं होगा। वर्तमान स्थितियों का पता लगाइए और उन्हीं के आधार पर डिसीजन लें, तो इस वाले काम में भी ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अगला है विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता पक्षपात का प्रभाव। तो विश्लेषक जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बैंकर है, एक बैंकर हमें लोन देने को तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है। एक बैंकर अपने योग्यता के आधार पर ये निर्णय निकालता है ये संस्था की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, दूसरा कहता है सेटिस्फैक्ट्री है। तो यानी कि जो विश्लेषक है उसकी व्यक्तिगत योग्यता से या उसके व्यक्तिगत जो सोच है उससे प्रभावित होता है, और इस बार कई निर्णय गलत निकलते हैं। यानी कि जो सब्जेक्टिव निर्णय होते हैं ऑब्जेक्टिव निर्णय नहीं होते हैं इसके आधार पर। दूसरा पक्षपात। तो जो जो विश्लेषक है वो चाहे तो इनके आधार पर पक्षपात कर सकता है, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत योग्यता से प्रभावित होते हैं। तो ये एक बड़ी इसमें प्रॉब्लम है। सीमित सूचनाएं, तो इसकी जो सूचनाएं हैं वो केवल और केवल जो है विवरणों में जो दी गई सूचनाएं हैं वही सूचनाएं हैं, उनके अलावा दूसरी सूचनाओं पे ध्यान नहीं देता है। मूल स्तर, तो ये देखते हैं कि भविष्य के आधार पर वर्तमान में मूल स्तर में बहुत चेंज हो गया है, तो इस मूल स्तर में जो चेंज हुआ है इसकी ये व्याख्या नहीं करता है। और केवल सापेक्षिक स्थिति, यानी कि ये जब ही बताता है जबकि किसी दूसरी संख्या के रिलेशन में कोई संख्या का क्या महत्व है इसको बताता है। जैसे कि गई साल हमारा प्रॉफिट जो है वो 20% था, विक्रय का 20% प्रॉफिट था, इस बार विक्रय का 16% प्रॉफिट है। यानी कि इस बार का 16% प्रॉफिट अगर गई साल के 20% से हम देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, वैसे अकेला कुछ नहीं बता पाएगा। तो यानी ये सापेक्षिक स्थिति है, उसी की को बताता है, उसी के बारे में बताता है, ये नहीं बताता कि ये जो वर्तमान स्थिति है उपयुक्त है या नहीं है। अगर ये देखना है तो पहले स्टैंडर्ड तय करना होगा, फिर हम ये देखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुपात विश्लेषण का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसके अध्ययन है। और तो ये आप जो है अब इसका हम जो अगले चैप्टर में अनुपातों का वर्गीकरण है या इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी लेंगे। ओके, थैंक यू।